मुझे मिला था डच चॉकलेट केक का ऑर्डर और अभी आप देख सकते हो कि मुझे 1 kg में ये केक बनाना था और मैंने केक कितना दिया है, मतलब बोर्ड का भी वेट माइनस करके मैंने ऑलमोस्ट 200 ग्राम तक मैंने इस केक को ज़्यादा दिया है। और वो ऐसा मैंने क्यों किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बट पहले हम बताते हैं कि जो मैंने केक स्पॉन्ज बेक किया है वो 8 इंच के टीन में किया है। और जैसे कि आपको पता ही है, जब मेरे केक का स्पॉन्ज बनाना रहता है तब मैं ग्राम में ही यूज़ करती हूँ। तो इस केक को बनाने के लिए मैंने यूज़ किया था 360 ग्राम और 350 ग्राम चॉकलेट प्रीमिक्स यूज़ किया है और उसमें 2 टीस्पून ही ऑयल डाला है, चॉकलेट एसेंस डाला है और नहीं तो आप वैनिला एसेंस भी डाल सकते हो। तो इस केक को मैंने ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स के लिए 10 मिनट्स प्री हीटेड ओवन में बेक किया था, नीचे का रॉड ऑन करके। तो ऐसा मेरा केक बना है। थोड़ा बीच में से वो बैठ गया था क्योंकि मैंने 5 मिनट पहले ही ओवन का जो डोर रहता वो ओपन किया, इसके लिए वो नीचे बैठ गया। ऐसी गलती कभी नहीं करनी चाहिए बट वो मेरे से हुई, तो ये थोड़ा केक बीच में से नीचे गया। बट ओवरऑल ये केक का स्पॉन्ज बहुत ही अच्छे से फूला हुआ था। और जो आप अभी देख सकते हैं कि मैंने इस स्पॉन्ज को 3 लेयर में कट किया है। सबसे लास्ट लेयर है उसको उल्टा किया और जो टीन के नीचे लगा हुआ रहता है, थोड़ा हीट की वजह से थोड़ा डार्क कलर आता है, तो वो भी मैंने कट करके लिया है। और जो क्रम कोटिंग है वो मैंने नाइफ़ की मदद से इकट्ठा किया और ये मेरा टर्न टेबल साफ़ किया। अभी मैंने लिया है व्हिपिंग क्रीम और ये व्हिपिंग क्रीम मैंने बीट करके रखी थी। तो मैंने अराउंड लिया था 400 ग्राम तक व्हिपिंग क्रीम और उसको अच्छे से बीट करके रेडी किया था। फिर मैंने थोड़ा सा ही क्रीम बाहर निकाला और जो बाकी का क्रीम है वो मैंने फ्रिज में ऐसे ही रखा है, क्योंकि जो फाइनल डेकोरेशन है वो मैं वाइट क्रीम के साथ करूँगी। फिर मैंने उसमें डाला था गनाश, तो ये बन गया हमारा चॉकलेट मूस। चॉकलेट मूस बनने के बाद उसको साइड में रखा। फिर मैंने लिया था बेस और बेस को अच्छे से टिश्यू पेपर से क्लीन किया। फिर थोड़ा सा क्रीम लगा दिया और उसके ऊपर लगाया है स्पॉन्ज। तो स्पॉन्ज को अच्छी तरह से नॉर्मल वाटर से मैंने सोक किया। फिर उसके बाद डाला है गनाश और थोड़ा सा व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम के ऊपर भी मैंने थोड़ा सा गनाश डाल के अच्छे से स्प्रेड किया। फिर स्प्रेड करने के बाद थोड़े से डाले हैं चोको चिप्स। और जो चोको चिप्स आपको पसंद है वो डाल सकते हो, ब्लैक एंड वाइट के भी डाल सकते हो, सिर्फ वाइट के भी डाल सकते हो। मेरे पास ये अवेलेबल थे डार्क चॉकलेट के चोको चिप्स, तो वो मैंने डाले हैं। अब मैंने रखा है सेकेंड स्पॉन्ज, और जो स्पॉन्ज ऊपर का कट किया हुआ रहता है, थोड़ा डोम शेप वाला रहता है, वो मैंने बीच में डाला है। और जो गैप रहती है, क्योंकि डोम शेप है सेकेंड लेयर और नीचे का फ्लैट है, तो थोड़ा सा गैप बन जाता है। तो उस गैप को फील करने के लिए आपको क्रीम लगानी रहती है और क्रीम भी बहुत हल्के हाथों से ही आपको स्प्रेड करनी रहती है, तब ये क्रम कोटिंग अच्छे से बन जाती है। अब मैं सेम प्रोसीजर यूज़ करूँगी जैसे मैंने पहले स्पॉन्ज को सोक किया था, फिर गनाश स्प्रेड कर दिया, फिर व्हिपिंग क्रीम से मैंने स्पॉन्ज के ऊपर कवर कर दिया है। तो सेम मैं यहाँ पे सेकेंड लेयर पे भी करूँगी। और जब मैं चॉकलेट क्रीम को, मतलब ये जो मूस क्रीम है उसको मूस क्रीम भी बोल सकते हो, तो ये मूस क्रीम को मैं जब स्प्रेड करती हूँ पैलेट नाइफ से, तो मुझे पता चलता है कि अरे थोड़ी सी क्रीम कम हो गई है, तो मैं फिर से दोबारा से थोड़ी क्रीम लूँगी और अच्छे से स्प्रेड करूँगी। जब हम बिगिनर रहते हैं और हमें पता नहीं रहता है कि क्रीम है जो पूरे स्पॉन्ज पे इवन स्प्रेड हो रही है या नहीं हो रही है, तब आपको यूज़ करना चाहिए पाइपिंग बैग। तो मैं दोनों का भी यूज़ करती हूँ, मतलब कभी पाइपिंग बैग से भी करती हूँ और कभी पैलेट नाइफ से भी करती हूँ। जब मुझे कम टाइम रहता है तब मैं यूज़ करती हूँ पैलेट नाइफ। तो अभी मुझे लग रहा है कि इवनली क्रीम स्प्रेड हुई है और अभी मैं गनाश नहीं डालूंगी, तो बल्कि डालूंगी स्ट्रॉबेरी क्रश। यस, इस केक में मैंने डाले हैं 2 अलग फ्लेवर, जैसे कि फ्यूजन केक बोलते हैं इसको, चॉकलेट विथ स्ट्रॉबेरी। और ये मतलब नॉर्मल चॉकलेट खाने से अच्छा है कि कोई फ्रूट का फ्लेवर हो, तो फ्रूट के फ्लेवर्स के साथ चॉकलेट बहुत ही अच्छे से जाता है। और जो स्वीट फ्रूट रहते हैं उसके साथ चॉकलेट हमेशा, स्वीट या सार रहते हैं उसके साथ चॉकलेट बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे ही मैंने सेकेंड लेयर को भी कवर कर दिया, थोड़े चोको चिप डाले और फिर मैंने डाला है थर्ड लेयर। और थर्ड लेयर को डालने के बाद थोड़ा सा सोक किया और सोक करने के बाद केक को अच्छे से क्रीम से कोट कर दिया है। तो ये मेरा बन गया हाँ क्रम कोटिंग का केक। तो ये क्रम कोटिंग का केक मुझे अराउंड 1000 ग्राम था, मतलब बेस के साथ 1000 ग्राम बना था, बट ये केक मेरा ऑलमोस्ट बना था क्रम कोटिंग के साथ 900 ग्राम तक। अभी आप देखेंगे ही कि ये केक का वेट कितना है।
और मैंने आपको पहले ही बताया कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, इस केक को मैंने ज़्यादा क्यों दिया है। तो इस केक को मैंने पहले ना बोला था, और जब मुझे कस्टमर ने बोला कि मुझे आपसे एक केक चाहिए, मुझे इस दिन एक केक चाहिए, और उसी दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी बराबर नहीं है, ठीक नहीं लग रहा था, थोड़ा वीकनेस भी था। तो मैंने उनको बोला कि सॉरी, मुझे पॉसिबल नहीं होगा। तो उस कस्टमर ने बोला कि ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। और फिर बाद में मुझे गिल्ट हुआ, जो मेरे रेगुलर कस्टमर है और उनके बच्चे का बर्थडे है, और उन्होंने ये भी साथ में बोला था कि वो बीमार है और उसको मैं बेकरी का केक नहीं खिला सकती हूँ। तो और बच्चा भी बहुत ज़िद कर रहा है कि मेरा बर्थडे आज करना ही है, करना ही है। तो उनको भी थोड़ा सा मतलब डाउट लग रहा था, और थोड़ा सा अनहैप्पी लग रहे थे वो भी। और मैंने उनको दोबारा कॉल बैक किया और बोला कि ठीक है, मैं आपके लिए ये केक बना दूंगी, बट मैं बहुत ही सिंपल डिज़ाइन के साथ ये केक का डेकोरेट करूँगी। तो उन्होंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिंपल ही डिज़ाइन चाहिए, बट आपसे ही मुझे केक लेना है। तो जब ऐसे कस्टमर आपको बोलते हैं तो वो खुशी अलग ही रहती है। और उसी खुशी में मैंने सोचा कि ठीक है, जो मेरे रेगुलर कस्टमर है और उन्होंने मेरे लिए इतना सोचा कि ठीक है, आप तबीयत ठीक नहीं है तो नॉर्मल ऐसा सिंपल वाला भी केक बना के दिया तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बाहर का बेकरी का केक नहीं चाहिए इसके लिए। तो मैंने भी ठीक है बोला, और इस ऑर्डर को मैंने लिया। जब मैं ये केक बना रही थी तब मैं सोच रही थी कि क्यों मैंने इस ऑर्डर को पहले ना बोला, फिर से मैंने लिया। तो तकलीफ़ हमें होती है तब, कोई प्रॉब्लम्स जेन्युइन बहुत ही मतलब प्रॉब्लम रहती है तब हम नहीं एक्सेप्ट कर सकते। बट मेरा ऐसा था कि थोड़ा वीकनेस था, इसके लिए मैंने सोचा कि नहीं, मैं नहीं करूँगी। बट फिर बाद में मुझे ही गिल्ट हुआ और इस ऑर्डर को मैंने एक्सेप्ट किया। और उनकी भी कोई डिमांड नहीं थी, तो सोचा क्यों ना मैं ये केक बनाऊँ। तो ऐसे ही हमारे साथ एज अ होम बेकर कुछ ना कुछ ऐसे कहानी हमेशा घड़ती रहती है। और जब हर एक केक के साथ कुछ ना कुछ ऐसी स्टोरी बन जाती है, बट ये केक का थोड़ा मेरा इमोशनल अटैचमेंट हुआ था, तो उसी खुशी में मैंने इस केक को थोड़ा ज़्यादा दिया है। और जब मैं ये केक को डेकोरेट करने वाली हूँ तो थोड़ा सा चॉकलेट भी चाहिए उसके ऊपर, तो मैंने ऐसे मिल्क चॉकलेट डेयरी मिल्क बनाए हैं और इस केक के ऊपर अभी लगाऊंगी। तो अभी एक साइड से और दूसरा अपोजिट साइड से ऐसे मैंने सारे चॉकलेट को लगा दिया है। और इस केक का डेकोरेशन तो मैंने सिंपल ही रखा है, जैसे आप देख सकते हो कि बेकरी में भी ऐसे केक्स बहुत मिलते हैं, और ये डिज़ाइन तो बहुत ही फेमस है और दिखती भी सुंदर है। तो ये केक बनाने के लिए बहुत अच्छी डिज़ाइन है। तो इसी सिंपल डिज़ाइन के साथ ये केक मैंने बनाया है। और जब मैंने ये केक कस्टमर को दिया तो उन्होंने मुझे बहुत सारे थैंक यू भी बोले, और उन्होंने सॉरी भी बोला क्योंकि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ हुई, ऐसा भी बोला उन्होंने। बट कोई नहीं, जब कस्टमर आपके फीलिंग समझते हैं, आपके इमोशन समझते हैं, तो थोड़ी तकलीफ़ भी हुई हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, और बहुत मतलब बाकी अच्छा लगता है। और इस केक को मैंने ऐसे पैक कर दिया, और बेटे का नाम था रियांश। वो नाम लिखने के लिए मैंने यूज़ किया था फॉन्डेंट, और फॉन्डेंट के ऊपर जो एडिबल ब्लैक पेन रहता है उससे मैंने नाम लिखा और इस केक को पैक कर दिया है। तो ये केक तो कस्टमर को बहुत अच्छा लगा। आई होप आपको भी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फॉलो एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करें। थैंक यू।